दोस्तों, आज मैं रॉबर्ट कियोसाकी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। ये बुक जिन लोगों ने पढ़ी है उन सभी का यही कहना है कि अगर वे ये बुक नहीं पढ़ते तो शायद उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं कर पाते। ये बुक सन 2000 में पब्लिश हुई थी और उसकी अब तक 32 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बुक में ऑथर ने कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस कहानी में रॉबर्ट नाम का एक लड़का है जिसके दो डैड हैं, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड जो उसके खुद के पिता है और रिच डैड जो उसके दोस्त माइक के पिता है। उसके पुअर डैड ने पीएचडी किया था पर वो टीचर की जॉब करते थे और उसके रिच डैड 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए थे और वो खुद का बिजनेस करते थे। उन दोनों डैड के विचारों में बहुत ही अंतर था। एक डैडी कहते थे कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है और दूसरे डैडी कहते थे कि पैसा ना होना ही सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर्स लाओ ताकि एक अच्छी नौकरी कर सको। रिच डैड कहते थे कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और कुछ ऐसा करो कि तुम दूसरों को नौकरी दे सको। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे के और कारोबार के संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते थे। फिर भी एक डैडी गरीब रह गए और दूसरे डैडी हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति बने। एक बार रॉबर्ट के एक क्लासमेट जिमी की मम्मी नई कार में आई और वो वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। उनके 3 दोस्तों को भी साथ ले गए, लेकिन रॉबर्ट और माइक को नहीं ले गए और उनको इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वे गरीब थे। और इसी के बाद रॉबर्ट को अमीर बनने का ख्याल आया। उन्होंने घर जाके अपने टीचर यानी गरीब डैडी से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं, तो उनको उत्तर मिला कि मैं तो एक टीचर हूँ और टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, उनको तो बस पढ़ाना और लिखाना ही पसंद होता है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि पैसे कैसे बनाते हैं। अगर तुम्हें सचमुच पैसे बनाने के बारे में सीखना है तो तुम्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए। अब रॉबर्ट ने माइक को उसके पिता से पूछने को कहा कि क्या वे हमें अमीर बनने का सिखाएंगे। तो माइक ने उसके पिता को पूछ के रॉबर्ट को फोन किया कि उसके पिता उनको सिखाने के लिए तैयार है। जब रॉबर्ट माइक के घर उसके पिता को मिलने गया तो उन्होंने कहा कि वो क्लासरूम की तरह नहीं सिखाएंगे बल्कि रियल लाइफ लेसन के साथ सिखाएंगे और इसके बदले में तुमको मेरे लिए कुछ काम करना होगा। तो रॉबर्ट ने कहा कि क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, या तो तुम उसे स्वीकार करो या छोड़ दो, तुम्हें तुरंत निर्णय लेना होगा। और ऐसा इसलिए कहा कि क्विक डिसीजन अमीर बनने का पहला कदम है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे पास कुछ समय के लिए ही आती है और हम उस वक्त सोचने के लिए टाइम बर्बाद करेंगे तब तक तो वो हमारे पास से निकल जाती है। इस तरह रॉबर्ट ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रॉबर्ट की शिक्षा अब कुछ लेसन से शुरू होती है। तो आइए दोस्तों, हम उन लेसन्स को समझते हैं और उसके पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देख सकें। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वो सिर्फ नई नई चीज़ें सीखने के लिए ही काम करते हैं। वे अपने पैसे को सबसे पहले ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर दे सके और फिर वो चीज़ों से कमाए हुए पैसों को वो दोबारा ऐसी कोई चीज़ में लगा देते हैं जो उन्हें और भी पैसा कमा कर दे सके और बाद में बाकी बचे हुए पैसों से वो अपनी मौज शौक की चीज़ें खरीदते हैं, इसलिए वो और भी अमीर हो जाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो पैसे कमाने के लिए हर रोज़ 9 से 5 तक नौकरी करते हैं ताकि उनको सैलरी के रूप में पैसा मिल सके और वो उस पैसों से अपने बिल चुका सके और उनके लिए कुछ शौक की चीज़ें खरीद सके। उनके मन में डर और लोभ होता है जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी नौकरी करने जाते हैं। उनको डर इस बात का होता है कि वे अगर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ऐसा हुआ तो उनको फिर से कम सैलरी वाली नौकरी से शुरुआत करनी पड़ सकती है। और लोभ इस बात का होता है कि वे जब सैलरी आएगी तो उनके शौक की चीज़ें खरीद सकेंगे और उनके बिल और इंस्टॉलमेंट चुका के वो कर्ज मुक्त हो जाएंगे, जिससे वो खुश रहेंगे। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। महीने के अंत तक बिल चुकाते चुकाते उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके शौक भी बढ़ते जाते हैं और खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, इसलिए वो अब ज़्यादा पगार वाली नौकरी ढूंढ लेते हैं। लेकिन उससे भी उनकी समस्या हल नहीं होती है। पगार बढ़ने के साथ खर्चे और टैक्स भी बढ़ने लगते हैं। उनकी हालत उस गधे जैसी हो जाती है जिसके आगे मालिक गाजर लटका के उसे यहाँ से वहाँ ले जाता है। गधे को लगता है कि गाजर ही असली समस्या का हल है, इसलिए वो उसका पीछा करता रहता है और उसका मालिक अपना काम करवा लेता है। लेकिन गधा अगर गाजर के पीछे का दृश्य देख ले तो उसकी समस्या हल हो सकती है। मतलब रिच डैड ये कहना चाहते हैं कि नौकरी आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मंजिल का एक रास्ता होनी चाहिए। लेसन नंबर 2, आर्थिक साक्षरता।
इस लेसन में ऑथर कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। स्कूल में हम सब यही सीखते हैं कि अच्छे से अच्छे कर्मचारी कैसे बना जाता है, ना कि अच्छे से अच्छे मालिक। आज के ज़माने में लोग अच्छा मोबाइल फ़ोन, अच्छी कार और बड़ा घर होने को अमीरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। हमको संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को समझना ही होगा। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व खरीदते हैं। इसको सिंपल परिभाषा में कहा जाए तो जो चीज़ हमारी जेब में पैसा डाल सके वो संपत्ति है, और जो चीज़ हमारी जेब से पैसा निकाले वो चीज़ दायित्व है। लोग इस फर्क को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। आओ इसको एक कहानी से समझते हैं। एक कपल होता है जिन्होंने नई शादी की होती है। दोनों किराए के घर में रहते हैं और दोनों के ही पास अच्छी नौकरी होती है, और वो नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो खुद का मकान खरीद सके। फाइनली वो थोड़ा पैसा जमा करके एक बड़ा घर खरीद लेते हैं, और उसके लिए उनको एक बड़े अमाउंट की लोन भी लेनी पड़ती है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद वो उस घर से मेल खाती हुई नई कार, फर्नीचर और कुछ अप्लायंसेस लोन लेकर खरीद लेते हैं। अब होता यह है कि उनको हर महीने उस सभी लोन्स के EMI और घर का टैक्स चुकाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन दोनों की सैलरी में से महीने के अंत तक कुछ ज्यादा नहीं बच पाता था। बाद में उनको एक बच्चा हो जाता है तो उनके खर्च और भी बढ़ने लगते हैं। अचानक वो जागते हैं और समझते हैं कि उनके दायित्व तो बहुत ही बढ़ चुके हैं, और वो उसको चुकाने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं और सैलरी बढ़ाते हैं। लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ उनका इनकम टैक्स भी बढ़ जाता है, और वो इसी तरह इस संसार की चूहा दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि रोज सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, पैसा कमाओ और कर्जा चुकाओ। दरअसल वे नौकरी खुद के लिए नहीं, बल्कि बैंक के मालिक और गवर्नमेंट के लिए कर रहे होते हैं, ताकि वो उनको समय पर पैसा चुका सके। ज्यादातर लोग घर को अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन अमीर लोग उसको दायित्व मानते हैं। जब भी हम घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो बदले में हमें लगभग लोन अमाउंट का डबल पैसा बैंक को चुकाना पड़ता है, और लोन खत्म होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि उस मकान की कीमत डबल होगी या नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमको घर नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन हमें संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए। लोगों की नज़र में अमीर दिखने के लिए अपने दायित्व को बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कार और दूसरे उपकरण खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ उसकी कीमत के बदले में हमको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी। आर्थिक रूप से साक्षर होने का मतलब यह है कि आप इतनी संपत्ति अवश्य खरीदें जिसमें से होने वाली इनकम से आपके महीने के सारे बिल और इंस्टॉलमेंट चुका सके। और आप ऐसा करते हैं तो आप आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत बनते हैं, और पैसों से पैसे कमाने वाले मौक़ों को आप आसानी से देख पाओगे, जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक टेक्सास यूनिवर्सिटी के MBA के क्लास को संबोधित करने गए। संबोधन खत्म होने के बाद MBA के स्टूडेंट्स उन्हें बियर पीने ले गए। जब बियर की ग्लास सबके हाथ में आ गई, उसके बाद रे ने सबको पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूँ। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि मैकडोनाल्ड हैमबर्गर के बिजनेस में है। इस जवाब को सुनकर रे ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। फिर उन्होंने सबको कहा कि वे हैमबर्गर के नहीं, बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। मैकडोनाल्ड को हम सब भी हैमबर्गर बेचने का बिजनेस समझते हैं, लेकिन असल में जब भी उसकी फ्रेंचाइजी कोई खरीदता था तो उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडोनाल्ड दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मालिकों में से एक है, और यही चीज अमीरों का तीसरा रहस्य है। हमने इस वीडियो में पीछे जाना कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, जैसे कि कंपनी के मालिक के लिए, टैक्स के जरिए सरकार के लिए, और मॉर्गेज के जरिए बैंकों के लिए। और इसीलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता है। इसलिए अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अगर नौकरी करते हो तो उसे छोड़ के खुद का बिजनेस करें। आप अपनी नौकरी चालू रखें, और उसमें से आने वाले पैसों से आप महंगे फ़ोन या कार जैसी विलासिता की चीज़ वस्तुएं ना खरीदें जिसका मूल्य समय के साथ कम होता रहे, बल्कि ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको पैसा कमा के दे सके। जिस वक्त आप नई कार शोरूम से चलाकर बाहर ले आते हैं, उसी वक्त उसकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए कार आपकी संपत्ति नहीं है। अपने खर्चे कम रखें और ठोस संपत्तियों को खरीदने के लिए मेहनत करें, जिससे आप और पैसा कमा सकें और बाद में उन पैसों से आप विलासिता की चीज़ें भी खरीद सकें। सच्ची विलासिता किसी असली संपत्ति में निवेश करने का पुरस्कार होनी चाहिए। आपको असल संपत्तियां खरीदनी चाहिए, जैसे कि ऐसे कारोबार जिसमें आपको खुद को मौजूद रहने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कंपनियों के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जमीन, शॉप्स, रियल एस्टेट इत्यादि। और इसमें से आप वही चीज़ खरीदें जो आपको पसंद है और उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है। और अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी हासिल करें। तो जब भी मैं कहता हूँ कि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, मतलब आप अपने संपत्ति वाले कॉलम को और मजबूत बनाएं। उसमें एक बार पैसा जाए तो फिर बाहर ना आ पाए। ऐसा करने से पैसा आपका कर्मचारी बन जाता है और आपके लिए काम करता है। जब आप निवेश करना और अपने खुद के लिए काम करना चालू करते हैं तो आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार है, जो अमीरों को बाकी लोगों से बहुत आगे पहुंचाता है। लेसन नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति।
दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि सरकार नौकरी पैदा करने वाली कंपनी और लोगों को घर प्रोवाइड करवाने वाले बिल्डर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उनका टैक्स कम कर देती है। इसलिए टैक्स की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के पास सिर्फ एक ही जगह होती है और वो है मिडिल क्लास। तो आइए हम जानते हैं कि ये टैक्स आखिर आया कहाँ से। इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध के खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। उनके राजा या राष्ट्रपति ऐलान कर देते थे और हर एक को टैक्स देने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन उसके बाद 1874 में इंग्लैंड ने और 1913 में अमेरिका ने अपने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया और उस वक्त की सरकारों ने उसकी गरीब और मिडिल क्लास जनता को ये बताया कि ये टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाया गया है। तो जनता ने भी कानून का समर्थन करके उनके पक्ष में वोट किया। हालांकि ये टैक्स पहले तो अमीरों को सजा देने के लिए ही लगाया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया वैसे उनकी भूख और बढ़ती गई और ये भूख एक दिन इतनी बढ़ गई कि उनको कम अमीर लोगों और बाद में मिडिल क्लास और उनके निचले स्तर वाले लोगों पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई। और ये चीज़ अमीरों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि वे टैक्स को उस हिसाब से नहीं हैंडल करते थे जिस हिसाब से गरीब और मिडिल क्लास लोग हैंडल करते थे। अमीर लोग कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे और उन्होंने उसका उपयोग सरकार को कम टैक्स देने के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया। कॉरपोरेशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल होती है जिसमें कुछ दस्तावेज रहते हैं जो किसी वकील की ऑफिस में पड़ा रहता है और सरकार की किसी एजेंसी में रजिस्टर होता है। यह ना तो कोई फैक्ट्री होती है और ना ही उसमें काम करने वाले कोई कर्मचारी, सिर्फ बिना आत्मा वाला एक कानूनी शरीर होता है। कॉरपोरेशन में टैक्स का रेट व्यक्तिगत टैक्स रेट से कम होता है और उसमें टैक्स चुकाने से पहले कुछ पैसा खर्च करने का भी प्रोविजन होता है जो व्यक्तिगत टैक्स में नहीं होता है। दरअसल कॉरपोरेशन का रास्ता सबके लिए खुला होता है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ अमीर लोग ही जानते हैं क्योंकि उनके पास बेहतरीन वकील और अकाउंटेंट होते हैं और ये भी अमीरों का एक सबसे बड़ा रहस्य है। टैक्स अधिकारी आपसे उतना ही ज्यादा टैक्स लेते हैं जितना आप उन्हें लेने देते हैं। यदि आप इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो टैक्स कानून आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन अगर आप खर्च करने के पक्ष में हैं तो आपको नुकसान होगा। कॉरपोरेशन वाले बिजनेसमैन पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और बाद में जो बचता है उसका टैक्स देते हैं, और दूसरी तरफ नौकरी करने वाले लोग पहले कमाते हैं, टैक्स देते हैं और बाद में जो बचता है उसका खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5। इस दुनिया में अक्सर चतुर नहीं बल्कि साहसिक लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी 1984 से लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के पेशे में है। वो कहते हैं कि मैं हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं लगभग सभी लोगों में एक बात कॉमन देखता हूँ और उनमें मैं भी शामिल हूँ। हम सबके पास कोई ना कोई काम करने की ज़बरदस्त एबिलिटी तो होती है, लेकिन कोई भी काम करने से हमें जो चीज़ रोकती है वो है हमको खुद के ऊपर शंका होना। हम टेक्निकल जानकारी न होने से इतना पीछे नहीं रहते हैं जितना कि आत्मविश्वास की कमी से रहते हैं। हम सबके भीतर एक साहसिक, लगनशील और हौसले वाला चरित्र होता है, लेकिन उसके विपरीत भी चरित्र होता है जो हमको घुटने भी टिकवा सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा चरित्र ज़्यादा प्रभावी है। रॉबर्ट को उनके स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि हमको फाइनेंशियल IQ क्यों बढ़ाना चाहिए, तो वे उनको जवाब देते हैं कि इसलिए ताकि आपके पास बहुत विकल्प मौजूद है। आने वाले सालों में बहुत से परिवर्तन आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन जैसी कई सारी कंपनियां बनेगी, तो दूसरी ओर कई सारी कंपनियां बंद भी होगी और कई लोगों की नौकरियां भी जाएगी। तो अपने फाइनेंशियल IQ को क्यों बढ़ाए? इसके जवाब में रॉबर्ट कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मैं परिवर्तन से डरने की बजाय उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं तनख्वाह न बढ़ने की चिंता करने की बजाय लाखों करोड़ों डॉलर कमाना पसंद करूंगा। और आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत समृद्ध बनेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही डराने वाला साबित हो सकता है। ऐसे समय में आप कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखोगे तो कुछ को बर्बाद होते हुए। इसलिए हमको परिवर्तन का स्वागत करके उसके साथ चलने का सीखना ही पड़ेगा। पुराने विचार कारोबार को ख़त्म भी कर सकते हैं। एक ज़माना था जब हर किसी के हाथ में नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, लेकिन परिवर्तन का स्वीकार न करने से नोकिया आज के समय में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लेसन नंबर 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। एक बार एक अखबार से एक महिला रिपोर्टर रॉबर्ट का इंटरव्यू लेने आई थी। महिला रिपोर्टर ने रॉबर्ट को कहा कि मैं किसी दिन बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट ने उस महिला के लिखे हुए कई लेख अखबार में पढ़े थे और वो उनसे प्रभावित भी हुए थे, क्योंकि उस महिला के लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उस महिला ने रॉबर्ट से सुझाव मांगा तो उन्होंने कहा कि सिंगापुर में उनका एक दोस्त है जो सेल करने की ट्रेनिंग देता है। वो सिंगापुर की कई बड़ी कंपनियों को सेलिंग के बारे में सिखाने के लिए कोर्स आयोजित करता है। ये सुनते ही उस महिला को इंसल्टिंग फील हुई और वो गुस्सा होकर बोली, मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में MA की डिग्री है और मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, तो मुझे सेलिंग का कोर्स क्यों करना चाहिए। और फिर वो अपना ब्रीफकेस पैक करके जाने लगी। तभी रॉबर्ट ने उसको टेबल पे पड़ी हुई एक पुरानी बेस्ट सेलिंग बुक दिखाई और कहा कि इसके ऊपर क्या लिखा है। तो उसने कहा, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। रॉबर्ट ने उसे कहा कि वे बहुत ही बुरे लेखक हैं, लेकिन आप एक बेहतरीन लेखक हैं।
तो अगर आप सेलिंग का कोर्स कर लेती है तो एक बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन सकती है। लेकिन वो बात नहीं मानी और वहाँ से चुपचाप चली गई। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हम कई बार अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही चतुर, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने काबिलियत से बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। जैसे कि कोई मैकेनिक ऐसा होता है जो चुटकियों में ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है जो बड़ी से बड़ी गैराज में भी नहीं हो पाते हैं। रॉबर्ट कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वे मैकडोनाल्ड से भी अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ खास नहीं कमा पाते। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वो लोग अच्छा काम करने का तो जानते हैं, लेकिन उनकी इस प्रतिभा को लोगों तक ले जाना नहीं जानते। मैकडोनाल्ड को उसकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग बहुत अच्छे से करना आता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हैमबर्गर बनाना नहीं सीखा, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कला भी सीखी है। तो अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है तो आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े उसे आपको जल्द ही लेना चाहिए। लेसन नंबर 7, बाधाओं को पार करना। दोस्तों, जब लोग फाइनेंशियल लिटरेसी किसी तरह सीख लेते हैं, फिर भी फाइनेंशियली फ्री होने की राह में कई बाधाएं आती है, जिसका मुख्य कारण है हमारी 5 आदतें। और वो 5 आदतें हैं डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। इस 5 आदतों को पार करके हम कैसे हमारे वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते की ओर आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेसन नंबर 8, शुरुआत करना। रॉबर्ट को उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए लोग अक्सर यही पूछते हैं कि वे शुरुआत कैसे करें, तो जवाब में रॉबर्ट मुख्य 10 स्टेप बताते हैं। नंबर 1, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। यानी आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आप खुद से सवाल करें कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना याद करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करे उस काम को करने के लिए। नंबर 2, दैनिक विकल्प चुनें। यानी आप जो करना चाहते हो वो काम आप हर रोज करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। भले आप नौकरी कर रहे हैं तो भी जो टाइम मिले उस टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपना काम करें। नंबर 3, मित्र सावधानी से चुनें। इस बारे में रॉबर्ट कहते हैं कि आप दोस्त ऐसा चुनें जो आपकी तरह अपने लक्ष्य को लेकर पैशनेट हो और आपसे अच्छी चीज़ें शेयर करे। निराशावादी लोगों से दोस्ती ना करें। नंबर 4, किसी फॉर्मूले में माहिर बने और फिर नया फॉर्मूला सीखें। जब आप अपने काम को करने के लिए कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और वो फॉर्मूला अच्छा काम कर जाता है, फिर भी नई चीज़ें सीखते रहे। नया सीखने के बारे में कभी संतुष्ट ना हो जाए। नंबर 5, खुद को सबसे पहले पैसे दे। यानी जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो उसमें से एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दे और बाद में अपने बिल चुकाए और शौक की चीज़ें खरीदे। नंबर 6, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दे। यानी कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ब्रोकर का सहारा लेते हैं तो उसे अच्छा पैसा दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर मौके दिखाएगा और उस मौक़ों से आप और ज़्यादा कमा पाएंगे। नंबर 7, इंडियन गिवर बने। यानी अपनी शुरुआती इन्वेस्टमेंट वापस पाए और जल्दी ही वापस पाए। नंबर 8, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। यानी कि आपको अच्छी कार या अच्छा फ़ोन लेना है तो अपने मूल इनकम में से न खरीदे। मूल इनकम से संपत्ति खरीदे और उस संपत्ति से आने वाले पैसों से कार या फ़ोन खरीदे। नंबर 9, नायक चुने। रॉबर्ट कहते हैं कि आप जिस फील्ड का बिजनेस करते हैं उसी फील्ड के किसी बड़े सक्सेसफुल आदमी की आदतों को फॉलो करें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, उसके काम करने के अंदाज को जानें और उसको फॉलो करें। नंबर 10, सिखाओ और आपको मिलेगा। यानी कि संसार का नियम है कि आपको जो चाहिए वो पहले आपको देना होता है, चाहे वो पैसा हो, प्यार या रिस्पेक्ट। और यह सीखने सिखाने के फील्ड में भी सच है। आप जितना ज़्यादा दूसरों को सिखाते हैं उतना ही ज़्यादा आप सीखते हैं। और अंत में रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ सुझाव। रॉबर्ट कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें से थोड़ी फुर्सत ले और आकलन करें कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा काम कर रहा है और कौन सा कम। नए विचारों की तलाश करें, नई बुक्स पढ़ें, कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो वह कर चुका हो जो आप करना चाहते हो, उसे लंच पे ले जाए और उससे कारोबार की बारीकियों के बारे में सीखे। बिजनेस सेमिनार में जाए, 1 महीने में निश्चित एक एरिया में वॉकिंग करने या घूमने जाए ताकि आप वहां हो रहे बदलाव को जान सके और उसमें से मौक़ों को ढूंढ सके। और रोज कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें ताकि आप फिट रह सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही काम के वीडियो देख सके। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।